हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि आपको क्लास 6th से लेके क्लास 10th हो आपकी, चाहे 12th के आपके बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो, हर किसी लेवल पर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत आसान भाषा में इस टॉपिक को करने वाले हैं, जिसके बाद आपके लाइफ टाइम कोई भी इस टॉपिक को लेकर डाउट्स नहीं बचेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग काफ़ी सारी बातें करेंगे, लाइक सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के इसके जोग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, लोगों की सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ग्रेट बार, तो सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे और आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा। तो बेसिकली ये जो सिविलाइजेशन थी, जो सभ्यता थी, वो सिंधु नदी घाटी इसको सभ्यता बोलते हैं। तो जो इंडस रिवर थी उसके आसपास और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसी हुई थी सभ्यता, तो इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी साइट्स मिली, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, रोपड़, बनावली, बहुत सारी साइट्स मिली। तो उसमें सबसे पहली जो साइट मिली थी, जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड की थी, उसका नाम था हड़प्पा। तो सबसे पहला जो शहर मिला, पहली जो प्रमुख साइट मिली, इंपॉर्टेंट साइट मिली, वो हड़प्पा थी। तो इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया। अब इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन मेनली अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो उसके फ्लोरिश होने का जो टाइम पीरियड था वो 2600 मतलब 2600 BCE से 1900 BCE तक चलता रहा। और उसके बाद इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया और 1400 मतलब 1400 BCE तक आते आते जो सभ्यता थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। अब आपको इसके जोग्राफिकल एक्सटेंशन के बारे में बताते हैं कि किस एरिया के अंदर ये सभ्यता मिली। ये इंपॉर्टेंट है ताकि आपके दिमाग में एक क्लियरली मैप बन जाए कि हम किस रीजन की बात करने वाले हैं। तो उसके जोग्राफिकल एक्सटेंशन की हम बात करें तो ये जो सिविलाइजेशन थी वो पंजाब को कवर करती थी और सिंध को, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और कुछ हद तक वेस्टर्न यूपी को कवर अप करती थी। तो आप इसको जोग्राफिकल इसका एक्सटेंशन अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे पाकिस्तान और थोड़ा सा अफगानिस्तान का रीजन भी इसके द्वारा कवर अप किया जाता था। अब आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज के और इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हड़प्पा जो है वो दयाराम शाहनी के द्वारा डिस्कवर की गई, मोहनजोदारो R.D. बैनर्जी ने डिस्कवर की, कालीबंगम B.B. लाल ने, उसके अलावा रोपड़ जो है Y.D. शर्मा ने डिस्कवर की, लोथल को S.R. राव के द्वारा डिस्कवर किया गया और बनावली को R.S. बिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया। तो ये जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो करीब करीब 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैली हुई थी। अब बात करते हैं सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में, मतलब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग होते थे वो किन किन चीज़ों पे निर्भर होते थे खाने पीने के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो हड़प्पन पीपल थे वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल थे, उनके पास रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं थी। दे ईट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो खाने पीने के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें थी, वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी। अब इसका हमें पता कहाँ से चलता है, तो जो हमारे जितने भी आर्कोलॉजिस्ट थे, जो हिस्टोरियंस थे, एग्जीबिशंस के अंदर उनको बहुत सारी जो है चेयर्ड ग्रेन्स मिले हैं, मतलब अनाज के दाने मिले हैं ख़राब हालत में, जो इस बात का सबूत है कि वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब फसलों को उगाया करते थे और उनको खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। कौन कौन सी ग्रेन्स मिली हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो बहुत अलग अलग साइट्स पे वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम, मिलेट्स, ये सारी चीज़ें मिली हैं अलग अलग साइट्स पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। हालांकि जो राइस है, चावल है, वो बहुत ही ज़्यादा कम मिले हैं, बहुत ही कम जगह पर देखने को मिले हैं। और इसके अलावा वो लोग नॉन वेजिटेरियन भी थे। तो अब इस बात का हमें पता कहाँ से चलता है, तो बहुत सारी जो हड्डियाँ मिली हैं, जो हमारे जू बोटेनिस्ट हैं, जू आर्कोलॉजिस्ट हैं, उनको बहुत सारी बोन्स मिली है एग्जीबिशंस के अंदर, जिससे पता लगता है कि जो जानवर हैं उनको ये लोग पालते भी थे और उनका शिकार भी करते थे। अब इनका हमें पता कैसे चला है कि कुछ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, जैसे कैटल, शीप, गॉट, बुफेलोज, पिग्स वगैरह। इनसे तो हमें पता लगता है कि ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, मतलब इनका इस्तेमाल या तो पालने के लिए
या इनका मीट का इस्तेमाल करते थे या फिर जो है इनके एनिमल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते थे। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी बोन्स मिली हैं जैसे कि डियर, बोर, घड़ियाल आदि। ये जो है जंगली जानवर हुआ करते थे, इनका शिकार किया जाता था हड़प्पन पीपल के द्वारा। और हालांकि एक बात में कोई क्लैरिटी नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर क्या कोई कम्युनिटी थी जो इन मीट को मतलब इनका शिकार करके देती थी या फिर खुद लोग अपने आप ही शिकार करके खा लेते थे। अब आगे बात करते हैं इसके टाउन प्लानिंग की। तो टाउन प्लानिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका। तो टाउन प्लानिंग की बात की जाए तो मोहनजोदारो काफ़ी बड़ा शहर था, उसके अंदर काफ़ी अच्छी टाउन प्लानिंग देखने को मिली है। जो शहर जो है 2 पार्ट में बटा हुआ था, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन को हम लोग सीटाडेल भी बोलते हैं और लोअर टाउन को लोअर टाउन बोलते हैं। अब इसका नाम अपर टाउन कैसे पड़ा उसको समझिए, क्योंकि जो अपर टाउन है वो एक मड के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ था, तो काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था एज़ कम्पेयर टू लोअर टाउन, इसलिए इसको हम सीटाडेल या फिर अपर टाउन बोलते हैं। और अगर इसको देखा जाए तो अपर टाउन का साइज़ कम था, मतलब एरिया कम था, और जो लोअर टाउन था वो साइज़ में काफ़ी बड़ा था, जो इस बात को दिखाता है कि अपर टाउन के अंदर कुछ अपर सोसाइटी के लोग, मतलब ऊंची कास्ट के लोग या फिर ऊंची क्लास के लोग रहते होंगे, और लोअर टाउन के अंदर आम आदमी रहते होंगे। और लोअर टाउन जो है पूरे एक वॉल्ड था, मतलब 4 दीवारी भी बनी हुई थी जो रिस्ट्रिक्ट करती थी, अपने आप में सीमित करती थी कि लोअर टाउन की एक्टिविटीज सिर्फ लोअर टाउन के अंदर ही होंगी, वो लोग रेगुलर बेसिस पे अपर टाउन के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये उनके डिफरेंस को भी दिखाता है, सामाजिक भेदभाव को भी दिखाता है कि किस तरीके से चीज़ें बटी हुई थी। उसके अलावा अगर हम और भी देखें तो कुछ और भी साइन हमें मिलते हैं कि जो दिखाते हैं कि टाउन प्लानिंग काफ़ी बेहतरीन थी। जैसे ब्रिक्स मिले हैं, जो घर मिले हैं वहाँ के, वो बेक्ड और सन ड्राइड ब्रिक्स के बने हुए हैं। और इसमें ख़ास बात ये है, जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स हैं, वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड रेशो की बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी ईंट पत्थर उठा के इनके घरों को बना दिया गया हो। तो इनके घरों को बनाने के लिए जो ईंटों का इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रेशो की है, मतलब एक जैसे रेशो की बनाई गई हैं। बात करते हैं इसके ड्रेनेज सिस्टम की। तो ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत शानदार बना हुआ था हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर। कैसा था? ये ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता था। ग्रिड पैटर्न का मतलब ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल कटा हुआ था, आपस में क्रॉस बने हुए थे, और ऐसा लगता था इसको देखकर कि पहले ड्रेन्स बनाई गई हैं, उसके अलावा उसके बाद में घर बनाए गए हैं। इस बात का सबूत ये ग्रिड पैटर्न दिखा देता है, क्योंकि पहले नालियाँ बहुत तरीके से बनाई गई थी, वहाँ की ड्रेन्स बनाई गई थी, और उसके बाद घर को उन नालियों के साथ बनाया गया था। और हर घर की एक दीवार, मिनिमम एक दीवार ड्रेन से कनेक्टेड हुआ करती थी, जो क्या करती थी, पूरे घर का वेस्ट उस दीवार से ड्रेन में जाया करता था, और ड्रेन से पूरा वेस्ट शहर के बाहर हो जाया था। तो मतलब साफ़ सफाई को लेकर भी काफ़ी अवेयर थे, और उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अपने आप में बहुत ही शानदार बना हुआ था। अब बात करते हैं इसके डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी काफ़ी अच्छा खासा बना रखा था। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स लोअर टाउन से हमें काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। समझते हैं कि इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था कैसा। तो बेसिकली जितने भी घर थे मोहनजोदारो के अंदर या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, वो सिंगल स्टोरी हुआ करते थे, मल्टी स्टोरी नहीं हुआ करते थे। और घर के बीचों बीच एक आंगन हुआ करता था जिसको हम कोर्टयार्ड बोलेंगे। और इस आंगन का क्या काम था? इस आंगन का इस्तेमाल कुकिंग, वीविंग या किसी भी डेली एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता था। तो खुले में जो आंगन होता था वहाँ पर सारे डेली के रूटीन वर्क किए जाते थे। और कोर्टयार्ड के साइडों में, 3 तरफ देखा जाए कोर्टयार्ड के, तो रूम्स बने होते थे, और सामने से उनकी एंट्री होती थी, और सामने से मेन जो उनका गेट हुआ करता था, तो वहाँ से डायरेक्ट व्यू ना मिले कोर्टयार्ड का, इसलिए गेट पर एक दीवार ज़रूर हुआ करती थी जो डायरेक्ट व्यू को देखने से रोकती थी। तो सबसे पहले कोर्टयार्ड हुआ करता था जो उनके रेगुलर डे एक्टिविटीज़ के लिए काम आता था। उसके अलावा कोर्टयार्ड के साइड्स में रूम्स बने होते थे, और रूम्स के अंदर भी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता था। तो जितने भी रूम्स थे उनके अंदर खिड़कियाँ नहीं थी, तो खिड़कियाँ कोई भी प्रोविज़न वहाँ पर नहीं था, जो उनके लिए दिखाता है कि वो अपनी प्राइवेसी को लेके बहुत कंसर्न थे। और उसके अलावा एक चीज़ और भी है, अगर आप देखोगे तो इनके अंदर जितने भी बाथरूम्स बने हुए थे यहाँ पर, तो वो बाथरूम्स पूरी तरीके से ब्रिक से बने हुए थे, मतलब पक्की ईंटों से बने हुए थे। और बाथरूम मेनली उसी दीवार पे बनाया जाता था जो दीवार ड्रेन से कनेक्टेड हो। तो ये पूरा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर सिस्टम को दिखाता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके ग्रेट बाथ के बारे में। उससे पहले आपको बता देता हूँ
कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की आसान भाषा में मिल जाएगी। तो आप जिस भी क्लास में या फिर जिस भी सेमेस्टर में उसके अकॉर्डिंगली आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड नोट्स या क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ग्रेट बात की अगर हम बात करें तो ये मोहनजोदारो के अंदर पाया गया और मोहनजोदारो के ये सीटाडेल के अंदर मतलब अपर टाउन के अंदर पाया गया है, जो दिखाता है कि कॉमन पीपल के लिए तो नहीं था, लेकिन फिर भी किसी भी स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए या फिर किसी रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पर इसको पब्लिक के लिए खोल दिया जाता था, जहाँ पर सभी कॉमन लोग आ सकते थे। तो जो ग्रेट बात है इसके भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ये रेक्टेंगुलर शेप में बना हुआ था और ये चारों तरफ से इसके कॉरिडोर बने हुए थे और कॉरिडोर की 3 साइड्स में, ये जो रेक्टेंगुलर टैंक था इसके 3 साइड्स में रूम्स बने हुए थे और करीब 8 बाथरूम्स भी वहाँ पर बने हुए थे। और ये जो टैंक था उसके साइडों में जो है वाटर आउटलेट्स बने हुए थे, जो कभी भी अगर इस टैंक को खाली करना हो तो उसके काम आते थे। और नॉर्थ और साउथ की तरफ स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो इस वाटर टैंक के अंदर, ये जो ग्रेट बाथ था उसके अंदर उतरने में मदद करती थी। तो अब इसके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया इसका, और भी आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया इसका, ये सारी चीज़ें को हम लोग अगले पार्ट में कवर अप करेंगे। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।